बिहार सरकार की नई टोल टैक्स नीति समझिए, क्योंकि बिहार सरकार नई टोल टैक्स नीति को लेकर आई है। इसमें क्या होने वाला है वो आपको बताएंगे। दूसरी खबर आपको समझाएंगे। समझिए बांकीपुर का धुरंधर कौन, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। तीसरी खबर आपको बताएंगे रिटायर्ड डॉक्टर के डिजिटल अरेस्ट को समझिए, क्योंकि बहुत बड़ा साइबर ठग यहां पर घटना को अंजाम दे चुके हैं। चौथी खबर आपको समझाएंगे मानव तस्करी नेटवर्क पर एनआईए का एक्शन समझिए, क्योंकि एनआईए की टीम अभी बिहार में काफी ज्यादा एक्टिव है। तो आइए अब विस्तार से खबर को समझते हैं। और सबसे पहले बात, बिहार में राजस्व बढ़ाने के मकसद से नई टोल टैक्स नीति लागू कर दी गई है और इसमें दूरी के हिसाब से कॉमर्शियल गाड़ियों से टैक्स वसूली होगी। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। बिहार में नई टोल टैक्स नीति लागू कर दी गई है। माना जा रहा है कि अब राज्य में सड़क और पुल पर चलना महंगा हो सकता है। हालांकि नई नीति में निजी गाड़ियों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। नई नीति के तहत स्टेट हाईवे, बाईपास और पुल पर अलग अलग टैक्स वसूले जाएंगे। विरोधी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? सरकार को तो अपना जो काम करना है वो काम के एवज में वो टैक्स भले कर सकते हैं, लेकिन हम सड़कें मेंटेन कैसे करेंगे, आगे सड़कें कैसे बनाएंगे, तो पॉलिसी तो निर्धारण करना पड़ेगा ना। कांग्रेस ने बिहार में नई टोल टैक्स नीति पर सवाल उठाए। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि इस तरह से जगह जगह टोल टैक्स लगाने से बिहार में सामान महंगी हो जाएगी, जो ठीक नहीं है। अगर हम इस प्रकार के टैक्स देंगे तो बिहार में जो खाद्य सामग्री है, अन्न सामग्री है, उनका भी दाम बढ़ जाएगा। चूंकि जो मालवाहक वाहन है, तिपहिया मालवाहक वाहन है, उन सब पे टोल टैक्स बढ़ेगा। नई टोल टैक्स में बढ़ी दरों पर जब सियासत गरमाती दिखी तो भ्रम की स्थिति को साफ करने का जिम्मा उठाया खुद सीएम सम्राट चौधरी ने। अररिया की सभा में सीएम ने साफ कहा कि निजी गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नई टोल टैक्स नीति पर जारी भ्रम की स्थिति को सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है। निजी गाड़ियों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा और कमर्शियल गाड़ियों से टैक्स वसूलने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इससे ट्रक और बस का भाड़ा बढ़ सकता है, लेकिन सरकार जनता के हित में बिजली बिल की तरह इसमें छूट देने का कदम भी उठा सकती है, जिसका जनता को इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बिहार में नई टोल टैक्स नीति को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां सरकार इसे बता रही है कि इससे राजस्व का कलेक्शन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से इस पर पलटवार किया जा रहा है। लेकिन हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आप पूरी खबर समझिए। और सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर खबर क्या है। देखिए, बिहार में आज से टोल टैक्स की नई नीति लागू हो गई है, जिसमें स्टेट हाईवे, बाईपास और पुलों पर अलग अलग टोल टैक्स लगाए जाएंगे। अब सवाल है कहां कितना टैक्स लगेगा, तो आपको ये भी समझा देते हैं। देखिए, हर स्टेट हाईवे पर एक समान टैक्स नहीं लगेगा। मतलब हर जगह के लिए सिर्फ एक ही रेट नहीं होगी, बल्कि सड़क की चौड़ाई, लेनों की संख्या के हिसाब से टैक्स को तय किया गया है। जिसमें 2 से 4 लेन यानी 2 लेन या फिर 4 लेन स्टेट हाईवे हैं, तो उस पर तय राशि का 50% टोल टैक्स लगेगा। अगर 5.5 मीटर चौड़ी सड़कें हैं तो तय राशि का 50% टैक्स लगेगा। 4 या उससे अधिक लेन हैं तो 100% यानी 100% टैक्स लगेगा। 5.5 मीटर से कम चौड़ी सड़कें हैं तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा टेंडर के बाद निजी एजेंसी टैक्स वसूलने का काम शुरू करेगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि ये सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर लगेगा, यानी कि जो निजी गाड़ियां हैं, अगर आप जाते हैं अपनी गाड़ी से तो आपको टैक्स नहीं देना है। निजी गाड़ियों पर कोई भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। अब आप ये समझिए कि किस गाड़ी पर कितना टैक्स लगेगा, यानी कि कौन सी गाड़ी है जिसे ज्यादा या किसे कम देना होगा। तो वैन, कार, जीप समेत अन्य हल्के वाहनों पर ₹1.25 प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा।
छोटे व्यावसायिक वाहन हैं, मिनी बस है, माल वाहन है, तो 2 रुपए प्रति किलोमीटर जो है टोल टैक्स वसूला जाएगा। अब बात कर लेते हैं बस और ट्रक की। तो बस और ट्रक जो 2 धुरी वाले हैं उन पर 4 रुपए 25 पैसे प्रति किलोमीटर टैक्स वसूली होगी। 3 धुरी वाले वाणिज्य वाहन पर 4 रुपए 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा। फिर भारी निर्माण मशीनरी यानी कि 6 धुरी वाले 6 रुपए 65 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा। और अगर इससे भी बड़ी गाड़ी है, विशाल आकार की गाड़ी है यानी कि 7 या उससे अधिक धुरी वाले हैं, तो 8 रुपए 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा। अब सवाल है कि सरकार आखिर ये टोल टैक्स क्यों लगा रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार को टोल टैक्स वसूलने का अब फैसला लेना पड़ा है। तो पहली खबर आपको बताते हैं कि सड़कों की मरम्मत के उद्देश्य के लिए यह फैसला लिया गया है। रखरखाव के लिए, नए निर्माण के लिए यह फैसला सरकार ने लिया है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या पहले भी बिहार में टोल टैक्स लगता था? तो राज्य सरकार की सड़कों पर कभी टैक्स नहीं लगा, ब्रिज पर लगता था। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने 2018 में टोल टैक्स वसूली बंद कर दी थी। अब आप खबर तो समझिए। लोगों को डर है कि टोल टैक्स के कारण महंगाई बढ़ जाएगी, बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो माल वाहक गाड़ियां हैं उस पर टैक्स का असर दिखेगा, जिसकी वजह से सामानों की कीमत बढ़ सकती है। यानी जो सामान निर्यात आयात किए जाते हैं उस पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसीलिए लोग इस बात से थोड़े डरे हुए हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझेंगे। बिहार में एकमात्र विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की वीआईपी पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी ने संगठन के पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताते हुए प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिषेक सिन्हा बंटी को पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। अभिषेक पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे मंडल मंत्री और महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अभिषेक सिन्हा बंटी करीब 27 साल से बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें शुभकामना दी है और कहा है कि जनता का आशीर्वाद अभिषेक जी को जरूर मिलेगा और वे पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। बीजेपी अपनी जीत के लगातार दावे कर रही है, तो वहीं महागठबंधन के 2 सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस इस उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ही हमलावर है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, पर इस उपचुनाव में अपना दम दिखाने उतर रहे हैं। ऐसे में 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में कौन बनेगा बांकीपुर का धुरंधर, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बांकीपुर पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब बिहार की सियासत तो गरमाई हुई है ही, लेकिन यहां का मुकाबला भी काफी दिलचस्प हो गया है और सबके मन में सवाल अब यही है कि आखिर बांकीपुर का धुरंधर कौन बनेगा। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, बांकीपुर में अब मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता दिख रहा है, यानी कि यहां पर आमने सामने की फाइट नहीं है, बल्कि 3 लोगों के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी जो लगातार यहां जीतती रही है, उसने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। अभिषेक सिन्हा बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जनसुराज से पहली बार प्रशांत किशोर जनादेश का सामना खुद मैदान में उतरकर करने वाले हैं, तो आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर दांव लगाया है। अब आपको बांकीपुर विधानसभा सीट का समीकरण भी समझा देते हैं। देखिए, ये हाई प्रोफाइल और वीआईपी शहरी सीट है। यहां के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 3,79,420 मतदाता हैं। करीब 70,000 कायस्थ मतदाता हैं और करीब 30,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता यहां रहते हैं।
और 1995 से लगातार बीजेपी इस सीट से जीतती रही है। अब इस खबर को समझने के लिए आपको थोड़ा पिछले चुनाव के नतीजे भी समझने पड़ेंगे। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन को 59.6% वोट मिले। कांग्रेस के लव सिन्हा को 31.6% वोट मिले। जीत का अंतर 39,000 से अधिक वोट रहा। फिर 2025 का विधानसभा चुनाव, इसकी बात कर लेते हैं। 2025 विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले, जो लगभग 63.25% था। और आरजेडी की रेखा कुमारी को 29.83% वोट मिले। जनसुराज ने भी यहां से उम्मीदवार उतारा था वंदना कुमारी को, जिन्हें केवल 4.97% वोट मिले। अब आप खबर तो समझिए। 30 जुलाई को इस सीट पर मतदान होगा और नतीजे 3 अगस्त को आने वाले हैं। और बांकीपुर की जंग पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी का किला इसे कहा जाता है। सवाल ये उठ रहा है, क्या बीजेपी का किला भेद पाएंगे प्रशांत किशोर, या फिर जनता फिर से बीजेपी पर भरोसा करेगी, या फिर आरजेडी को बांकीपुर में मौका मिलेगा? क्योंकि ये लड़ाई अब काफी दिलचस्प होती हुई दिख रही है। बढ़ते आगे और अब बात एक ऐसी खबर की जो आपको सावधान करने वाली है। पटना में एक रिटायर्ड आयुष डॉक्टर से शातिर साइबर ठगों ने 82 लाख से ज्यादा रुपए ठग लिए। 13 दिन डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला निवासी रिटायर्ड आयुष डॉक्टर एवं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गयासुद्दीन साइबर ठगों के ऐसे जाल में फंसे कि 13 दिनों तक मानसिक दबाव में रहे। ठगों ने खुद को एटीएस अधिकारी बताया और दावा किया कि उनका बैंक खाता आतंकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया है। गिरफ्तारी का डर दिखाकर उन्हें और उनकी बीमार पत्नी को लगातार वीडियो कॉल पर रखा गया। किसी से बात करने या घर से बाहर जानकारी साझा करने तक से मना कर दिया गया। उस कॉल पे कहा गया कि मैं एटीएस कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ, आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग और देशद्रोह का केस है आपके ऊपर, और जितना भी आपके पास मनी है वो सब पैसा आपको भेज करके हमारे पास ये लीगलाइजेशन कराना पड़ेगा। बताया कि अगर आप नहीं भेजोगे तो आपको सपरिवार उठा करके डिटेंशन सेंटर में डाल करके और 3rd डिग्री आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। डर और मानसिक दबाव का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने प्रोफेसर से अलग अलग बैंक खातों में एसबीआई और यूपीआई के जरिए कुल 82,53,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। जब ठगों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके। पीड़ित ने पटना साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश जारी है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, ये सभी को सावधान करने वाली खबर है, क्योंकि अभी डिजिटल अरेस्ट के मामले कई सारे सामने आ चुके हैं। हम आपको अब विस्तार से इस खबर को समझाते हैं और इस खबर को आप पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। अब आप खबर तो समझिए। रिटायर्ड आयुष डॉक्टर मोहम्मद गयासुद्दीन से साइबर ठगी की गई है, जिसके तहत 27 मार्च को एक अनजान नंबर से उनके फोन नंबर पर एक कॉल आता है। ठगों ने एटीएस का अधिकारी बनकर डॉक्टर को फोन किया और उन्हें साइबर अरेस्ट कर लिया। और यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि 13 दिन तक चलता रहा। 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके डॉक्टर को रखा गया। आतंकी गतिविधि की जांच के नाम पर उन्हें डराया गया। बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में होने का उन्हें झांसा दिया गया। इसके बाद परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी की धमकी भी डॉक्टर को दी गई। डॉक्टर को किसी से बात करने से भी रोक दिया गया और लगातार ये ठग व्हाट्सएप और वीडियो कॉल पर निगरानी रख रहे थे। अलग अलग बैंक खातों में ये पैसे ट्रांसफर करवाए गए हैं। कुल 82,53,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। ठगों का जब संपर्क टूटा, तब साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ।
पटना साइबर थाने में लिखित शिकायत अब दर्ज कराई गई है। पुलिस साइबर ठगों की तलाश में जुटी हुई है। अब आप ये समझिए कि साइबर अरेस्ट होता क्या है। देखिए, साइबर अरेस्ट या फिर डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। साइबर अपराधियों को लोगों को ठगने का एक नया और खतरनाक तरीका है। फ्रॉड खुद को पुलिस का अधिकारी या सीबीआई अधिकारी, ईडी अधिकारी जैसे बनकर कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ड्रग्स जैसे झूठे केस में फंसाने की धमकी सामने वाले को देते हैं। घर बैठे ही व्यक्ति को डरा धमकाकर एक तरीके से ट्रैप कर लिया जाता है, बंधक बना दिया जाता है। साइबर ठग बड़े शातिर होते हैं, इतने शातिर कि पढ़े लिखे डॉक्टर और अधिकारियों को भी अपना निशाना बना चुके हैं। ऐसे में इनसे सावधान रहने की भी जरूरत है। हम आपको अब खबर समझाते हैं कि साइबर अरेस्ट से आपको बचना कैसे है। देखिए, सरकारी एजेंसी फोन या फिर वीडियो कॉल से आपको अरेस्ट नहीं करती है। कोई भी सरकारी एजेंसी हो, ये आप भ्रम अपनी दूर कर लीजिए। पुलिस, एटीएस, सीबीआई, ईडी, ये कोई भी हो, किसी के अधिकारी हो, कभी किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करते हैं। सरकारी एजेंसी पैसे ट्रांसफर करने का आदेश कभी नहीं देती है। आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता है। अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल आपको नहीं उठाना चाहिए। कोई कॉल या वीडियो कॉल पर डराए तो आपको कॉल काट देना है और तुरंत आपको इसकी शिकायत करनी है। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा या तो आप नजदीकी थाना या साइबर थाने में जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक बात जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको अपना ओटीपी या फिर अपनी निजी जानकारी किसी से भी साझा नहीं करनी है। आपकी सावधानी और सतर्कता ही आपकी सुरक्षा करेगी और यही वजह है कि अभी बहुत ही सावधान और सतर्क सभी को रहना है, क्योंकि साइबर ठग अलग अलग तरीके अपनाकर ठगी करते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार में एक्टिव मानव तस्करी गैंग की, जो युवाओं को मोटी कमाई का झांसा देकर उन्हें विदेश भेज देते हैं और फिर वहां उन्हें गुलाम की तरह रखा जाता है। उनसे साइबर फ्रॉड जैसे अपराध करवाए जाते हैं और इस इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कमान संभाली है। एनआईए ने आज छपरा और गोपालगंज में छापेमारी कर साक्ष्य जुटाए हैं। एनआईए की इस कार्रवाई के बाद अब उम्मीद है कि इस इंटरनेशनल सिंडिकेट के पीछे छिपे बड़े मगरमच्छ बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। तो ये मानव तस्करी का खेल आखिर कैसे चल रहा था, कैसे इसका खुलासा हुआ है, एनआईए अब तक क्या जांच कर रही है, सब कुछ विस्तार से इस खबर में आपको समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, मानव तस्करी के खिलाफ एनआईए का एक्शन के मायने अब आप समझिए। बिहार के 2 जिलों में एनआईए की टीम ने आज दबिश दी, छापेमारी की। यानी कि बिहार के 2 जिले गोपालगंज और छपरा एनआईए की टीम पहुंची थी, जहां छापेमारी की गई है। गोपालगंज में बता दें आपको, गोपालगंज में एनआईए ने एजेंट पर दबिश दी। एजेंट का नाम प्रदीप सिंह बताया जा रहा है, जिस पर झांसा देने के आरोप में कार्रवाई की गई है। प्रदीप सिंह ने रोजगार का झांसा देकर सत्यनारायण नाम के एक व्यक्ति को कंबोडिया भेजा। कंबोडिया भेजकर जबरन उससे साइबर फ्रॉड का काम कराया जाने लगा। एनआईए ने जांच करने के बाद 10 जुलाई को प्रदीप सिंह को पटना पूछताछ के लिए बुलाया है। अब आपको बताते हैं कि छपरा में आखिर क्या हुआ। तो छपरा में एनआईए की छापेमारी हुई। मानव तस्करी के मामले में निजाम अंसारी के घर एनआईए की टीम पहुंची थी, जहां छापेमारी की गई। दिल्ली से आई विशेष टीम ने छापेमारी की है और सदाकत अंसारी से एनआईए ने पूछताछ की। मोबाइल फोन, लैपटॉप अपने साथ लेकर एनआईए की टीम चली गई है। सदाकत अंसारी पहले कंबोडिया में ही काम करता था। कैसे काम करता है मानव तस्करी का नेटवर्क, अब आप इसे समझिए। नौकरी का झांसा देकर युवाओं को बहलाया जाता है। उनसे कहा जाता है ज्यादा पैसे मिलेंगे और युवक जो है, लड़के जो है उसमें फंस जाते हैं। कंबोडिया और दक्षिण पूर्व एशिया देशों में इन्हें भेज दिया जाता है। युवाओं को विदेश भेजकर बंधक बना लिया जाता है और उसके बाद जबरन उनसे साइबर फ्रॉड करवाया जाता है। अन्य आपराधिक गतिविधियां भी उनसे कराई जाती हैं और बिहार में ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब आप खबर तो समझिए, मानव तस्करी के मुद्दे पर एनआईए इतनी सख्त क्यों है। देखिए, एनआईए अब पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। उसे अब ये खंगालने की कोशिश चल रही है कि ये नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं। डिजिटल साक्ष्य जुटाने और संदिग्धों की पहचान में भी एनआईए की टीम जुटी हुई है। जांच के बाद एनआईए बहुत बड़ा खुलासा भी इस मामले में
कर सकती है, जो उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि अभी बिहार के 2 जिलों में दबिश दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसके नेटवर्क काफी बड़े हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे और मंगलवार को उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदि पूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित कर दिया गया। इस सम्मान के लिए पीएम ने इंडोनेशिया का आभार जताया और साथ ही कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत के करोड़ों देशवासियों का है। और अब आप खबर तो समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि पूरी खबर क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। बिंतांग आदि पूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया है। राष्ट्रपति प्रबोवो मेडल ऑफ ऑनर से पीएम मोदी का सम्मानित किए। अब आप समझिए क्या है बिंतांग आदि पूर्णा सम्मान। इंडोनेशिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। 1959 में इसकी बिंतांग आदि पूर्णा की शुरुआत हुई। इंडोनेशिया के साथ दोस्ती रणनीतिक सहयोग के लिए दिया जाता है। आपसी संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पीएम मोदी को सम्मान क्यों मिला, अब आप ये समझिए। द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में योगदान के लिए इसे दिया गया है। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान देने वाला इंडोनेशिया पहला देश नहीं। जुलाई 2026 तक 34 देशों में पीएम मोदी सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए हैं। इसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील, रूस और सऊदी अरब जैसे प्रमुख राष्ट्र भी शामिल हैं। बहरहाल ये तो हो गई सम्मान की बात, पर आप ये भी समझ लीजिए कि इंडोनेशिया जाकर पीएम मोदी ने क्या क्या डील की। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौते किए गए। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अहम समझौते हुए हैं। चिकित्सा उत्पाद क्षेत्र में भी कई समझौते किए गए। ईवीएम बनाने में भारत इंडोनेशिया को मदद करेगा। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर भी समझौता हुआ है। खनिज और आपूर्ति पर समझौता किया गया। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की बैटरी भी भारत देगा। भारत से एक्स्ट्रा मिसाइल भी खरीदेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल स्टॉक को बढ़ाएगा। यानी कि ये सिर्फ एक सम्मान की बात नहीं बल्कि बड़े डील की भी बात है। इसी के साथ